आज इस दक्षिण हरियाणा के बहुत ही प्रख्यात सांग सम्राट व लोक कवि मास्टर नेकी राम जी की स्मृति में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हरियाणा कला परिषद के सौजन्य से मास्टर नेकी राम साहित्य एवं लोक नाट्य कला संरक्षण परिषद की तरफ से कवि सम्मेलन किया गया था, जिसमें शहर के अनेक गणमान्य लोगों ने शिरकत की और सभी ने एक स्वर में ये मांग उठाई कि मास्टर नेकी राम जी के सम्मान में सरकार ने पुरस्कार शुरू करना चाहिए, पुरस्कार शुरू होना चाहिए। ये सब लोगों ने, पूरे सदन ने प्रस्ताव पास किया। वहीं अगर बात करें मास्टर नेकी राम जी के समकालीन लोगों पर पुरस्कार हो चुके हैं, इसलिए लोगों की मांग भी ये वाजिब है, तो लोगों ने आज मांग की, उनको याद किया। मास्टर नेकी राम जी के जो पुराने शिष्य कलाकार और कई प्रतिभाएं यहाँ पर आई थी, उन सबको यहाँ पर सम्मानित किया गया। ये आज के इस कार्यक्रम का विषय था। इस कवि सम्मेलन में देश के जाने माने कवि, जिन लोगों को लोग बड़े बड़े मुशायरों कवि सम्मेलनों में सुनते हैं, वो लोग यहाँ पर आए हुए थे और उनमें दीपक सैनी, यूसुफ भारद्वाज जी, महेंद्र शर्मा जी, हलचल हरियाणवी जी, संजय पाठक जी जैसे नामचीन कवि यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कविता पाठ किया और रेवाड़ी की जनता का दिल जीत लिया। मैं अपनी तरफ से, रेवाड़ी की जनता की तरफ से तमाम कवियों का आभार व्यक्त करता हूँ। वो आए और आगे भी इसी तरह अपना स्नेह बनाए रखें। बिल्कुल, निश्चित रूप से कवि का जो है संदेश तो कविता देती है। मैथिलीशरण गुप्त जी ने लिखा है, सिर्फ मनोरंजन है कवि का धर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। इसलिए उपदेश तो कविताएं संदेश तो देती है। और कवियों की आज जो भ्रूण हत्या पे चोट की गई, बढ़ते भ्रष्टाचार जो हो रहा है, लोग जाने अनजाने में कर भी रहे हैं, उन सब चीज़ों पर व्यवस्था, कन्या भ्रूण हत्या पे, जनसंख्या वृद्धि पर जिस तरीके से कवियों ने व्यंग्य बाण छोड़े, तो कवि तो अपनी कविता के जरिए लोगों को जागृति लाने का प्रयास करता है। आज के कार्यक्रम के जो है हरियाणा सरकार के सफाई आयोग के जो चेयरमैन हमारे भाई इंजीनियर कृष्ण कुमार जी, हमारे रेवाड़ी के जाने माने प्रतिष्ठित समाज सेवी रमेश ठेकेदार जी, डॉक्टर रणवीर जी, डॉक्टर शिवताज सिंह जी, हेमंत सैनी जी, राज इंटरनेशनल स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सब लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। विधायक जी ने पहुंचना था, वो थोड़ा ग्रीवेंस की वजह से लेट हो गए, लेकिन मैं फ़ोन पे उनका जवाब आ गया है कि वो उनकी जो भावना आप कार्यक्रम के साथ है और कोई ऐसा ना समझे कि विधायक जी ना पहुँचे। जी सब कुछ बहुत अच्छा रहा। इस प्रकार के कवि सम्मेलन हमारी सांस्कृतिक चेतना को उजागर करते हैं और इस बात का संकेत देते हैं कि हरियाणवी संस्कृति भविष्य के अंदर जीवित रहेगी और उसके लिए नई पीढ़ी विरासत तैयार हो रही है। और हरियाणवी संस्कृति को और कहीं न कहीं कटती पिसती मानवता को बचाने के लिए और मानव में एक भावना विकसित करने के लिए इस प्रकार के कवि सम्मेलन चेतना पैदा करते हैं और इस प्रकार की कविताएं सुनकर के समाज में एक जागृति होती है और ऐसे कवि सम्मेलन लगातार होने चाहिए। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। नेकी राम जी एक बड़े प्रख्यात सांगी हुए हैं। मैंने यद्यपि उनको अपनी आँखों से नहीं देखा, किंतु साहित्य में पढ़ा भी है उनके बारे में, जो उन पर पुस्तक लिखी गई है। इसके साथ साथ जन सामान्य में, जनमानस में उनकी रागनियाँ, उनके भजन, उनके सांग के जो रचनाएं हैं वो सुनने में आती हैं और अनेकों वर्षों तक, कई पीढ़ियों तक इन्होंने हरियाणवी विधा को, सांग विधा को अमूल्य समय दिया है। मैं हरियाणा सरकार से ये अनुनय विनय करता हूँ और मांग करता हूँ एक नागरिक होने के नाते कि मास्टर जी के नाम से पुरस्कार प्रारंभ किया जाए और यही पुरस्कार प्रारंभ करना ही या उनके नाम से इस प्रकार के पुरस्कार देना ही उनके साथ सच्चा न्याय होगा और तभी हम मास्टर जी के सिद्धांतों को, उनकी बातों को समाज में साक्षात कर सकेंगे। जो हरियाणा का एक ये पूरा एक सांग, जो एक स्पेशल ओकेजन पे जो सांग होता था और एक इवेंट था, ये उसको याद करके और जो आज मज़ा आया आप सब लोग। हमारे डॉक्टर साहब ने ना संस्था के लिए 5100 रुपए की अनाउंसमेंट की है। कितने लोग, एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर रणवीर जी के लिए। आज का जो आपने बोला अभी आधुनिकीकरण की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें जो हमारा भाईचारा है वो कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ के जा रहे हैं और हमें एक तरह से जो भाईचारे को है वो आधुनिकीकरण की वजह से वो हम सभी सफ़र कर रहे हैं, कुकरेजा साहब हम उसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा आगे भी देखेंगे। आगे उसका जो आधुनिकीकरण की वजह से जो चीज़ें चल रही है उसके पॉजिटिव भी है कई एस्पेक्ट्स और कई नेगेटिव है, बट जो हमारा जो भाईचारा बैठ के इकट्ठे जो सांग की बात करते हैं, जो मास्टर नेकी राम जी ने हमारे वो संदेश आज हम लेके जा रहे हैं यहाँ से, उसका जो मैंने खुद सांग देखे हैं और जब मैं स्कूल में था तो हमें एक बैठ के सारा परिवार, सारा घर और सारा गांव एक बैठ के एक ही जगह, कोई कास्ट की बात नहीं थी, कोई बात नहीं थी, तो वो जो सारे मिलके जो इकट्ठे बैठ के गाँव को इंजॉय करते थे
उसी की जो मास्टर नेकीराम जी की जो आज हम जो श्रद्धांजलि उनको देने आए थे, तो उसमें आज मैं तो ये मैसेज दे के जाऊँगा यहाँ पे कि इस तरह के जो ओकेजन है और उनको बार बार हमें याद रखना चाहिए, और इस तरह के जो हमारे कवि गए हैं उनको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैसेज समाज में देखे गए और आगे आने वाले टाइम में भी हमारा जो समाज है और जो हमारे जो लोग हैं, हमारा जो हरियाणा है, उसका असली जो रूप था, जो शान था, ये चलेगी। तो हम आप सबका बहुत बहुत आभार करते हुए अंचल जी की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि बस थोड़ी देर में हो सकता है निकलने की मैं कोशिश करूं, तो मैंने कहा शायद आप नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसलिए मैं बहुत माफ़ी के साथ और जो देरी हुई उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे तो खिंचवा लेते हैं क्योंकि आज ये कई रूप में नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में आर के भगत साहब एक बार आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। भाई आर के भगत जी। इसी क्रम में गौतम इलाहाबादी जी, हमारे बहुत अच्छे रचनाकार आदरणीय गौतम इलाहाबादी जी का सम्मान, और आज आप लोगों ने बहुत धैर्य का परिचय दिया। इसे आप हमारे रणवीर जी को सम्मानित करेंगे। डॉक्टर एक बार सबका सम्मान करते रहे हम लोग। कोई बस जाए तो भाई मुझे थोड़ी गुस्ताखी के लिए माफ कर देना, संचालक के लिए बड़ा सब लोग। इसी क्रम में अब हमारे कवियों में हमारे यूसुफ जी का सम्मान जो है किया जा रहा है। यूसुफ भागवत, एक बार जोरदार तालियां हमारे भाई सतीश मस्तान जी के लिए। एक बार बहुत अच्छा, हम लोग उनको देखते देखते आगे बढ़े। और पत्थरों के ढेर में धड़कन की तलाश है, चारों ओर पत्थरों के ढेर में धड़कन की तलाश है, और तब तक दिल बहलाने को ये खिलौना मेरे पास है, तब तक दिल बहलाने को ये खिलौना मेरे पास है। कविता का जहाँ प्रश्न है, सबसे पहले मैं उस परिवार के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और मास्टर नेकीराम जी की विरासत, मुझ पर विश्वास देखिए। मेरे पास समाचार बाद में गया, पैनल में नाम पहले आया। समाचार बाद में था कि आपको आना है, पर पैनल में नाम पहले आया। ये उस विरासत का, उनके परिवार का मुझ पर विश्वास है, स्नेह है, वो मुझ पर कृतज्ञता है। कुछ यादें हैं ऐसी, क्योंकि मैं एक हिंदी कवि होने के साथ साथ हरियाणवी संगीत और हरियाणवी रागनी लेखक और गायक भी रहा हूँ 7 साल की उम्र से। तो मैं जब जाता हूँ भंडोरिया साहब के पास, माता जी जीवित थी उस समय, जीवनी देवी। जब मैं गया उनके पास, चाय पीते पीते मैंने कुछ बात की। एक रागनी थी मास्टर जी की, जो मैंने उनको सुनाई, तो कैसे एक सहधर्मिणी कैसे पिघल जाती है। वो रागनी थी कि हिरनो कोठी मेवाड़ जलम जागीर दिखाई दे, सुपने के मन मेरी वीर दिखाई दे रे। ये मास्टर जी रागनी है। जब मैंने सुनाया तो माता जी की आंखें भीग गई, उनकी आंखें भीग गई। उन भीगी आंखों ने मुझे ये बताया कि साहित्यकार तो शब्दों से खेल करके मंच पर दिल बहलाता है, पर कहीं न कहीं वो लोग भी, वो हलवाए, वो चरवाहे, वो बिना पढ़े अनपढ़, वो माताएं बहनें, उनमें भी जज्बात कहीं होते हैं। यदि वो भी साहित्यकार होते, अपनी बात को कह पाते। ऐसे मास्टर नेकीराम जी को साहित्यिक रूप से जिंदा रखने के लिए जो मेरे सामने बैठे हैं जनवादी लेखक डॉक्टर शिवदास सिंह जी, उनको भी धन्यवाद है, जिन्होंने उन पर एक बहुत बड़ी पुस्तक लिख करके समीक्षा प्रस्तुत की। वे मुझ पर भी कई बार अपना समझ के वार कर देते हैं, पर मैं तो ये कहता हूँ कि माना कि मजबूत हैं तीर और तलवार। ये आपका स्नेह है अनुज के प्रति। माना कि मजबूत हैं तीर और तलवार, पर प्रस्तुत मेरा वक्ष है सहने को हर वार, प्रस्तुत मेरा वक्ष है सहने को हर वार। लीजिए, सब मैं ऐसे मास्टर नेकीराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और एक बात और कहना चाहूँगा, उन्होंने उस समय अलग जगाया सांग के क्षेत्र में, जब इस समाज में अनेक प्रकार के वाद और कुप्रथाएं प्रचलित थी। वादों से लड़ते हुए कोई व्यक्ति आगे आ जाए, और आंसू के सागर में बहती गंगा का बेटा हूं मैं। आनंद आया आपको? मुझे आशीर्वाद देंगे? आंसू के सागर में बहती गंगा का बेटा हूं मैं, घायल माता की गोदी में घायल सा लेटा हूं मैं, और मैं
दूध नहीं चिंगारी है, सीने पर गद्दारी के पांवों ने ठोकर मारी है, जिनके तन से हिंसा की बदबू आती, जिनके तन से हिंसा की बदबू आती, लोकतंत्र की मर्यादा भी शर्माती, जिनके हाथों में गैरों के शोले हैं, पुष्प नहीं केवल बारूदी गोले हैं, उन जाफर जयचंदों ने मेरी माँ को ललकारा है, ओठों पे तड़पन मस्तक पे गर्म लहू की धारा है, ओठों पे तड़पन मस्तक पे गर्म लहू की धारा है, कुर्सी का कंगन पैरों में राजनीति की पायल है। कुछ लोग मुझे किसी पार्टी से जोड़कर देखते हैं, मैं बताऊंगा तो कुर्सी का कंगन पैरों में राजनीति की पायल है, मेरी वाणी और लेखनी, मेरी कविता घायल है, पर मेरे गीतों में मेरे स्वाभिमान का लोप नहीं, अंतर्मन की ज्वाला है, केवल शब्दों की तोप नहीं, इसीलिए अंगारे वाणी में बरसाता फिरता हूँ, और मैं घायल गीतों में दिल की धड़कन गाता फिरता हूँ, मैं घायल गीतों में दिल की धड़कन गाता फिरता हूँ, मैं राजनीति को ललकारता हूँ, किसी पार्टी का सवाल नहीं है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आप किसी विशेष दल के साथ जुड़े हुए हैं, पर वो अलग बात है कि मेरी भावना उनके साथ मिलती है। नहीं, निक्कर पहन के 2 साल प्रोग्राम किया। अच्छा, सुनने वाले भी ऐसे तो घर में पड़े पड़े सुन रहे हैं आराम से, लेकिन कोरोना में सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे हुई, क्योंकि कोरोना में भाई साहब अंग्रेजी बहुत आ गई। सैनिटाइजर, वैक्सीनेशन, आइसोलेशन, क्वारंटीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस। अच्छा, आधे देश की अंग्रेजी कैसी आपको पता ही है। एक आदमी रोज मेरे घर घंटी बजाता, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो, मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं। अगले दिन फिर घंटी बजाई, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो, मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं। अगले दिन फिर घंटी बजाई, बोला भाई साहब सैनिटाइजर लेके जाऊंगा, मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं। बोला आपके घर के बाहर लिखा हुआ है सैनी। ये तो अंग्रेजी है भाई साहब। मैंने कहा सैनी देख के सैनिटाइजर मांग लिया, अच्छा है मैं चड्डानी हूँ। और ये तो और भी अच्छा, राघव चड्डानी हूँ। आजकल बहुत टेंशन, लेकिन आप सबको बताऊं मैं दिल्ली से आया हूँ, और पूरी दुनिया में कितनी भी टेंशन हो जाए, हमारा दिल्ली वालों को भाई साहब कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा बिगाड़ सकती है कुछ? हमारा क्या बिगाड़ेगी? हमने तो टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है। बाबूजी हंसने की बात नहीं, लेकिन आप लोग भाई ने बोला है तो मन से मैं सुनाऊंगा आपको। 2-4 नेताओं को आपके पीछे बुलाता हूँ, मुझे इसलिए लोग बुलाते हैं, मैं सारे नेताओं की मिमिक्री कर लेता हूँ। कहाँ से शुरू करूँ बाबूजी आप बताओ? आप मुझे कह रहे थे कि आपकी वीडियो देखते हैं, और ये अमित शाह, अरे बाप रे, और ये आलोक भाई कह रहे हैं कि रोज रात को मेरे मोबाइल में वीडियो देख के सोते हैं। तो भाई साहब मुझे तो तरस आ रहा है, आपको रात को मेरे वीडियो देख के सोते हैं। अच्छा, अमित शाह जी की भी सुनाता हूँ। लालू जी से शुरू करते हैं सर। लालू जी को आप सब जानते हैं, सबसे ईमानदार आदमी है, जिस जेल का उद्घाटन किया था उसी में बंद रहे। लालू जी को बुलाता हूँ क्योंकि आज नेकीराम जी की स्मृति में हम लोग हैं, तो मैं 5-7-10 नेताओं को बुलाऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत आनंद है, बस आप लोग मन से सुनना। लालू जी एक बार भाषण दे रहे थे, सामने आप जैसे इंटेलिजेंट लोग बैठे थे। लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़का उठा, एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। लालू जी जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों अच्छा दिन, कब अच्छा दिन आएगा नरेंद्र मोदी, कब आएगा अच्छा दिन? तब नीचे से एक लड़का उठा, आपका लड़का डिप्टी सीएम बन गया, और कितने अच्छे दिन हो गए, और कितने अच्छे दिन चाहिए। एक और नेता है, अभी भी है, नवजोत सिंह सिद्धू, आप सब जानते होंगे। सिद्धू जी का भाषण सबने सुना है। मैं लाफ्टर 3 में गया था 2007 में, सबसे यंग पार्टिसिपेंट था। हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता था, उनको हंसना होता था, वो हमसे पहले ही शुरू हो जाते थे। और आपने सिद्धू जी का भाषण सुना है, एक बार बोलना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। उसने जैसे लड़के ने ले जाके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया। अच्छा, आए तो आज हम भी माइक ही टेस्ट करने। अच्छा सर, कुछ नेताओं का भाषण क्या होता है, बहुत देर से समझ में आता है, कई बहुत जोर लगाना पड़ता है, ये नेता बोल क्या रहा है, सबका भाषण समझ में नहीं आता। जैसे एक थे हमारे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, उनका भाषण भी समझ में नहीं आता था ज़्यादा। एक हमारे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी, भाई साहब उनका भाषण किसी को समझ में नहीं, मतलब आता है, देर से समझ में आता है। एक बार भाषण दे रहे थे अभी कल परसों, उनसे किसी ने पूछा कि राजस्थान में क्या होगा। देखो ये राजस्थान के अंदर हमने की, राजस्थान में हवाई चली, प्रियंका जी ने हमें बात की ना, राजस्थान में तो हमें जीतते पड़े। कुछ समझ नहीं आया भाई साहब, थोड़ी टीवी की आवाज़ दे के मैंने, आप शायद समझ में दोबारा शुरू। हमें राजस्थान में जब गई प्रियंका गांधी की बात चली, राहुल जी सचिन पायलट की हमने कही, तो हमारी पार्टी जो चली कांग्रेस के अंदर, भाई हमने तो राजस्थान में जीतते पड़े भाई साहब। और सब कुछ नहीं, कहीं होगा नहीं समझ में आता कुछ लोगों का।
लेकिन एक दो मिमिक्री सुनाऊंगा जल्दी जल्दी से, क्योंकि अब भाई ने आदेश दे दिया है, जो आपने शायद कभी किसी कलाकार को। एक ऐसी मिमिक्री है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की आवाज़। हेलो भाई, छेड़ो मत यार इसको, नहीं प्लीज़ छेड़ो मत, मैं अपनी बढ़ाता हूँ उधर से कम आवाज़। अगर मैं पता लगा मोदी जी की निकालूँ, देवगौड़ा की निकल गई आपके चक्कर में, छेड़ो मत प्लीज़। राजनाथ सिंह, आप बिल्कुल मत छेड़ना। राजनाथ सिंह जी आपने सबने सुना है, देश के रक्षा मंत्री है, भारत के बहुत बड़े, मेरे बहुत प्रिय नेता है। आपको लगे कि रक्षा मंत्री जी हमारे स्वर्गीय नेकीराम जी की स्मृतियों में के इस कार्यक्रम में आ गए, तो मुझे तालियों से बताया। जब लोकसभा में भाषण देते हैं राजनाथ सिंह जी, अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रश्न पाकिस्तान का है तो मैं सारे सदन के समक्ष है डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, बात यदि होगी तो पीओके पर होगी। धन्यवाद। अमित शाह जी के बारे में बताया। अमित शाह जी की मिमिक्री आपने कभी किसी से नहीं सुनी होगी, भाई सुनिए भाई साहब, किसी से नहीं सुनी होगी, कोई नहीं कर रहा बाबू जी। अच्छा, कर भी रहा होगा तो कर नहीं पा रहा होगा। मेरा तो प्रोग्राम आता है गुड न्यूज़ टुडे पे, कहने भी दो यारों, मैं हर हफ्ते करता हूँ। आपको लगे भारत के गृह मंत्री आ गए हो, उनका दो रूप दिखाता हूँ। सबसे पहले जब वो रैलियों में भाषण देते हैं, आप समझना कि ये रैली चल रही है और वो आपको भाषण दे रहे हैं। हरियाणा में बहुत रैली की। उसके बाद यदि वो यहाँ पे आते तो आपसे कैसे बात करते। पहले उनका रैलियों वाला भाषण देखना, और फिर तालियां भी मुझे वैसी चाहिए। देखिए यार, इको कर दिया आपने, ये कुछ है कुछ। अब छेड़ो मत यार प्लीज। अमित शाह जी की आवाज निकाल रहा हूँ, दिल्ली से फोन आ जाएगा, देख लो। क्यों छेड़ रहे हैं यार लोग, प्लीज मत छेड़ो भाई, प्लीज इसको प्लेन कर दो, एकदम इको बिल्कुल खत्म कर दो, खत्म कर दो, मत छेड़ो यार। अमित शाह जी जब रैली में बोलते हैं, देखिए ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा, आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखों पर दो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है। तो मंच पर उपस्थित मेरे सम्मानित कवियों, मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। ठीक आ रही है भाई साहब? क्योंकि साउंड का कुछ मुझे पता नहीं लग रहा, कुछ साउंड तो आपको पता ही, पहले कैसे कितनी मुश्किल से सेट करवाया है, ऊपर से भाई साहब लगे हुए हैं पूरा प्रोग्राम बिगाड़ने में। अगर वो यहाँ पे आते, आप लोगों से बात करते, देखो भाई रेवाड़ी वालों, ये स्वर्गीय ने मास्टर नेकीराम जी की स्मृति में आयोजित कवि सम्मेलन है, तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इतना ही कहना चाहता हूँ भाई, जितने भी लोग यहाँ पर हैं और ताली नहीं बजाते हैं, उनको हम देखेंगे। यही करते हो। अच्छा, एक और नेता याद आ गया, मैं ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा आपको, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। एक और अचानक से याद आ गया मुझे, भारत के बहुत बड़े नेता है, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मैं सबकी मिमिक्री करता हूँ। देश के बहुत बड़े नेता, हमारे बड़े भाई श्री राहुल गांधी जी, उनकी मिमिक्री के बिना भाई साहब कैसे पूरा होगा। और प्लीज़ भाई साहब हंसना नहीं है आपको, कॉमेडी में मेरे सीनियर हैं वो, तो बहुत रिस्पेक्टेड तरीके से सुनाऊंगा। आपको लगे कि वो यहाँ पे आ गए हैं कवि सम्मेलन में, वो कैसे भाषण देते हैं, आपकी तालियां मुझे बताएंगी कि मैं ठीक कर रहा हूँ। यदि राहुल जी यहाँ पर आते तो आपसे भाषण देना कैसे शुरू करते। देखिए भैया, ये जो कविता है, पोइट्री, ये कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। ये गोदी मीडिया नहीं बताएगा आपको, मैं बताता हूँ भैया। कल एक बच्चा आता है मेरे पास, खुद आता है, कहता है राहुल जी ये क्या हो रहा है। मेरा जवाब नहीं मिला भैया, ये देश से जवाब नहीं मिला भैया, मुझे जवाब चाहता हूँ। कल एक किसान आया मेरे पास, आया खुद, कहता है राहुल जी मेरी फसल नष्ट हो गई है। मैंने उसको कहा खुले में क्यों बोते हो। थैंक यू भाई। बहुत सारी मिमिक्री है नेताओं की, एक आवाज है पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज। जो पसंद करता है वो भी सुनता है, जो नहीं करता वो 2 बार सुनता है। मैं ओमान, दुबई, चाइना, आसपास जितनी कंट्रीज में गया, मैं पाकिस्तान के लोग भी सुनने आते हैं सर प्रोग्राम में। वो लोग भी, अच्छा मोदी जी का उनको सुनना भी चाहिए भाषण, क्योंकि जब भी कोई अनाउंसमेंट होगी तो उनके लिए ही होगी। आपको लगे कि वो यहाँ पे आ गए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी इस माइक पे जैसी भी हो जाए ईश्वर की कृपा से बताना, यदि वो यहाँ पर आते तो। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश की वीर भूमि हरियाणा में और हरियाणा के रेवाड़ी में
ये शानदार कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। शानदार कार्यक्रम चल रहा है। दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? दीपक सैनी को बुलाना चाहिए, हर कार्यक्रम में बुलाना चाहिए और इतना मोटा लिफाफा भी देना चाहिए। ज़्यादा मोटा हो गया भाई सर, आज लिफाफे के लिए आए नहीं हम तो, आज तो हम लोग भाई के प्यार में आए हैं। आज आए बहुत सारे नेता हैं जो जिनकी किसी की रह तो नहीं गई अभी, वैसे तो बहुत बच्चे हैं नेता। चलो मैं हरियाणा के सीएम साहब की सुना देता हूँ आपको, बहुत मज़ा आएगा आपको। हमारे खट्टर साहब की सुना देता हूँ आपको, क्योंकि हरियाणा में खड़े मैं लगभग देश के 12-13 सीएम की मिमिक्री भी करता हूँ, तो जिस राज्य में जाता हूँ वहाँ के सीएम की मिमिक्री करता हूँ। आपको लगे कि मास्टर नेकीराम जी की स्मृति के इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री आ गया तो मुझे तालियों से बजाना। आपने उनकी मिमिक्री पूरे हरियाणा में सर किसी कलाकार से नहीं सुनी होगी, दिल्ली वाला करके दिखाएगा, आपको मजा आएगा। खट्टर साहब आते तो देखो हमारे हरियाणा के अंदर और हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर जो मास्टर नेकीराम जी की स्मृति में शानदार प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसे शानदार प्रोग्राम तो हमारे हरियाणा के अंदर होते रहने चाहिए। और ऐसे शानदार जब प्रोग्राम होते हैं हरियाणा में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी जोरदार तालियां आपने आनी चाहिए कि हमारे बेटे बेटी उनको भी लगे कि भाई आने वाली पीढ़ियों में कि भाई हमें उनके नेकीराम जी से सीखना चाहिए। तो एक बार ताली जोरदार बजा के बोलो भारत माता की जय। ठीक है दादा, ठीक आ रही है। मैं डरा हुआ था इस माइक पर, समझ मेरे को मेरी आवाज़ ही समझ में नहीं आ रही अभी तो, लेकिन चलो आप लोग सुन रहे हो मुझे से। ये नेताओं ने टेंशन दे रखे, लेकिन कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी। ऐसे लोग भी आए भाई साहब जिन्होंने नेताओं को टेंशन, तो मैं ही दे रहा हूँ। बाबा रामदेव आए, बाबा रामदेव ने पूरी दुनिया में सारे नेताओं को टेंशन दी, कांग्रेस वालों को भी दी, भाजपा वालों को भी दी, आम आदमी वालों को भी दी। बाबा जी एक बार मंच बना के सबको योग करो बड़ा से करो, योग करो। तभी अचानक बाबा की एक आंख फड़कने लगी। किसी ने कहा बाबा आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नीचे बैठ जा, कपाल भाती कर रही है, योग करो ऐसे निकल। तभी बाबा के पास एक फोन आया, बोला देश के सारे नेता आएंगे, अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। बाबा ने कहा बुलाओ। सामने नेता बोले बाबा हमें भारत से करप्शन बिल्कुल खत्म करना है, क्या करें बताओ? कुछ नहीं करना, पहले चटाई बिछाओ, चटाई बिछाओ। अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर करो, इतना भी नहीं कि वापस आए तो किडनी भी पहचानने से इनकार करो। अब अपना पेट धीरे धीरे बाहर करो। एक नेता बोला बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे खत्म होगा? करता जा पेट तो कम होगा। बाबा ने अनुलोम विलोम कपाल भाती प्राणायाम खूब करवाया। एक दिन अचानक उठे, बाहर निकल के देखो करप्शन खत्म हो गया, खत्म हो गया। किसी ने कहा बाबा कैसे हो गया? तुम सारे यहाँ बंद हो, फैलाएगा को। धन्यवाद। और क्योंकि मिमिक्री के लिए बोला था तो एक बिल्कुल ताजा लास्ट मिमिक्री सुनाता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी 1 मिनट की कविता सुनाकर अपना स्थान लूंगा। वो मिमिक्री इन दिनों दिल्ली एनसीआर में तो बहुत वायरल हुई, हो सकता है आप लोगों ने भी देखी हो, क्योंकि जो भी पॉपुलर होता है भारत में मैं उनकी मिमिक्री करने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे एक बाबा हमारे देश में इन दिनों बहुत वायरल चल रहे हैं, बाबा बागेश्वर वाले। तो मैंने आप बाबा जी को जानते हैं आप सब लोग, पहले ही पर्चा बना देते हैं भाई साहब, तू कौन है, क्या किया है, क्या करेगा, कब करेगा, कब मरेगा, क्या भरेगा, सब बता देते हैं। तो मैंने देखा बाबा जी अपनी कथा सुना रहे थे, सामने फंस गए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी। और भाई साहब बाबा ने पर्चा बनाया उनका, बनवा दूं पर्चा बाबा जी से? आप मजे लेना, आपको लगे कि उनकी कथा ऐसी ही होती है और पर्चा ऐसे ही बनता है और सही आदमी का बनाया तो फिर मुझे बताना। बस तालियां मुझे, क्योंकि आप नई चीज़ सुनोगे, आपने शायद नहीं सुनी होगी। बाबा जी की कथा शुरू हुई, जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा हुआ है, वे आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। सामने आ गए, बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम हूँ, क्या सवाल मन में लेकर के आए हो? बाबा ने पर्चा बना रखो तुम्हारा पहले ही। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम हूँ, एलजी मेरी बात नहीं मानता, मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक नहीं चलाने देते, परेड भी नहीं करने देते, मैं देश का पीएम बनना चाहता हूँ। बाबा ने पर्चा बना रखो, देखो। अब बाबा जी के पर्चे में मजे ले रहा हूँ यहाँ से वहाँ तक। बाबा ने पर्चा बना रखो, देखो। अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे, नंबर 1। एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए चमचागिरी करेंगे, हिंदू पुजारियों को मंदिर में सैलरी नहीं देंगे, तुम्हारी ठटरी मार दे बाबा तुम्हारे।
बाबा जी मैं देश का पीएम बनना चाहता हूँ। सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करो दिल्ली विधानसभा के अंदर, और एक मंत्र बाबा दे रहे उसका जाप करो दिन में 3 बार पार्लियामेंट के सामने। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी घर घर मोदी। धन्यवाद धन्यवाद जी। एक अंतिम कविता सुना देता हूँ, क्योंकि मुझे कविता के लिए बुलाया है। सुनाने को बहुत कुछ है, 1.5-2 घंटे हम सब कवि सुना सकते हैं, 2-2 घंटे आपको, लेकिन आज हम सुनाने के लिए नहीं आए, एक हाजिरी लगाने आए हैं नेकी राम जी की स्मृति में, आलोक भाई के प्यार में। पिछले एक दो बार और भी बात हुई थी, आ नहीं पाए, तो एक कविता सुनाता हूँ। बहुत सारे टॉपिक पर कविता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने मेरा परिचय जब दिया तो बोला ये कुंवारा है, तो मैं एक कुंवारेपन पे कविता सुनाता हूँ सर। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी है जो शादीशुदा आदमी को नसीब है, खाना वाना टाइम पे मिलना, ये वो कुछ भी समझ लो, लेकिन सबसे ज़्यादा कुछ चीज़ें भाई साहब, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो सिर्फ कुंवारा आदमी भोग सकता है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। और कुंवारा हो, ऊपर से कवि हो, तो वो सब भी भोग सकता है जो पूरी दुनिया में कोई नहीं। अब देखना कुंवारे कवि के क्या मजे हैं। कुंवारे कवि के आनंद की कविता सुना रहा हूँ, बहुत छोटी सी सहज कविता है, वाह वाह में मैंने सुनाई थी, हो सकता है आपने सुनियो सुनना। मैं जीता हूँ मस्ती में जीवन में लिए हिलोर, सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। अभी 1 2 का 4 क्या होता है, ये भी कोड वर्ड है, कुंवारा ही समझ सकता है। मैं जीता हूँ मस्ती में जीवन में लिए हिलोर, सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। अब देखना हम क्या क्या भोग सकते हैं जो ये लोग या आप लोग नहीं भोग सकते। जब सो जाऊं जब उठ जाऊं कोई नहीं जो रोके, सोते सोते लात चलाऊं कोई नहीं जो टोके, नींद में ही मैं मोबाइल पे मैसेज पढ़ने लगता, नींद में ही करता रिप्लाई आड़ा तिरछा होके, किसका फोन है मुझे दिखाओ ऐसा ना कोई शोर, सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। और एक पंक्ति तो इतनी जीवंत पंक्ति, आपको बहुत मजा आएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल। देर रात जब कार्यक्रम से लौट के घर पे आऊं, देर रात जब कार्यक्रम से लौट के घर पे आऊं, चाहे खोल के रखूं लिफाफा सुबह सुरक्षित पाऊं। ये कुंवारा ही भोग सकता है, इनका तो पता ही नहीं लगता सुबह कहां चला गया। चाहे खोल के रखूं लिफाफा सुबह सुरक्षित पाऊं, कोई नहीं जो मुझसे मांगे लेन देन का ब्यौरा, सारे पैसे जमा करूं या सारे अभी उड़ाऊं, इसको या उसको जब चाहूं कर देता इग्नोर, सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। और क्योंकि हम भगवान रविदास जी के मंदिर में खड़े हैं, तो कहते हैं कविता में मोरल ऑफ द स्टोरी होना बहुत जरूरी है। इसका मोरल क्या है, तो अंतिम पंक्ति में पूरा आपको लगे कि दर्शन है तो मुझे बताना, ये जीवन का सत्य है। लेकिन मित्रों जल्दी ही हो जाएगा गठबंधन, फिर ये हास परिहास न होगा, होगा केवल क्रंदन, अपनी तो ये सारी ही आज़ादी छिन जाएगी और बेचारा दीपक सैनी बन जाएगा नंदन, बिन बारिश के नाचने वाला बन जाऊंगा मोर। और जीवन का दर्शन एक पंक्ति में, जिनको समझ में आ जाए उनके हाथ खोलें, बिन बारिश के नाचने वाला बन जाऊंगा मोर, जीवन भर तो कोई ना कर पाया 1 2 का 4। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई, कैसे लगे एक बार जोरदार ताली।